दोस्तों आज 11 जनवरी है और आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने जो इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है उस मुकदमे की पहली सुनवाई है। आज 11 जनवरी को भी सुनवाई होगी और 12 जनवरी को भी सुनवाई होगी। क्या कुछ होता है सारी चीज़ें आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रख लें, जैसे ही कोई अपडेट उधर से आएगा आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। दोस्तों आज कोर्ट में सुनवाई से पहले साउथ अफ्रीका के उस मुकदमे को और भी कई सारे देशों का समर्थन मिल चुका है। सऊदी अरब ने भी इस मुकदमे का समर्थन किया है, अरब लीग की तरफ से भी इस मुकदमे का समर्थन किया गया है, साथ ही साथ ईरान की तरफ से भी अब ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है और ईरान ने भी इस मुकदमे का समर्थन किया है। इसके अलावा मोरक्को, ब्राज़ील और कोलंबिया, इन देशों ने भी इस मुकदमे का समर्थन किया है। तो दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े देशों का समर्थन अब इस मुकदमे को मिल चुका है। दोस्तों अमेरिका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, ये आप लोग देख लेना। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है इस सुनवाई से पहले कि हम गाजा के अंदर हमास से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीनियों से नहीं, और गाजा के अंदर युद्ध लड़ते हुए हमारी सेना सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पालन कर रही है। कितना पालन कर रही है वो सब आप लोग देख चुके हैं। गाजा के मासूम बच्चों और महिलाओं को मिलाकर 24,000 लोगों को इजरायली सेना मार चुकी है और यह कह रहा है कि हम गाजा के अंदर हमास से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीनियों से नहीं। सारे सबूत सामने हैं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट जो है वो सबूत के आधार पर ही कोई फैसला लेगा। इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर जो कुछ किया है पूरी दुनिया ने उसको खुली आंखों से देखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका या इजराइल ये बात कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनकी बात मान लेगा। सबूतों के आधार पर ही सारा फैसला होगा। सारी वीडियो क्लिप दिखाई जाएंगी, गाजा के अंदर जितने लोगों की मौत हुई है सबूत के साथ वो आंकड़े पेश किए जाएंगे, जितने पत्रकारों को इजरायली सेना ने गाजा के अंदर मारा है वो भी आंकड़े रखे जाएंगे। अब जरा देखिए पत्रकारों को लेकर अमेरिका की क्या राय है। अमेरिका का कहना है कि भाई पत्रकारों को इजराइल ने जानबूझकर नहीं मारा है। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। अमेरिका का जॉन किर्बी, इससे एक पत्रकार ने पूछा कि इजराइल ने गाजा के अंदर जो इतने पत्रकारों की हत्या की है उसको लेकर आपका क्या कहना है। तो इसने कहा कि देखिए इजराइल जानबूझकर पत्रकारों को नहीं मार रहा है, वो हमास के लोगों के ऊपर हमला करता है और बीच में पत्रकार आ जाते हैं इसलिए उनकी मौत हो जाती है। हम तो इजराइल से हमेशा पत्रकारों को सुरक्षा देने की बात करते चले आए हैं। तो इस तरह की बातें अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं और अमेरिका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरा इजराइल को बचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों कल मैंने आपको एक यमन की खबर बताई थी कि हूतीज ने 21 मिसाइलों के साथ एक जबरदस्त हमला अमेरिकी जहाज पर किया था। सुबह स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया था कि हमने उन 21 मिसाइलों को ऊपर खत्म कर दिया, हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। शाम को स्टेटमेंट हूतीज की तरफ से आया था, लेकिन हूतीज ने इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अब तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका का जो वॉरशिप युद्धपोत मौजूद है लाल सागर के अंदर, इन तस्वीरों के जरिए आप लोग देख सकते हैं कि कैसा धुआं उस युद्धपोत से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी तस्वीरें अब रात आई हैं सामने कि यमन के हूतीज ने जो अटैक किया था अमेरिकी जहाज पर, वो ये जहाज है और देखिए कैसा इसमें धुआं निकल रहा है। भाई 21 मिसाइलें छोड़ी हैं तो कहीं ना कहीं तो असर हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि 21 मिसाइलों को, सारी की सारी मिसाइलों को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ख़त्म कर दिया हो। एक मिसाइल भी अगर ठीक से जाकर जहाज पर गिरी होगी तो नुकसान तो उससे हुआ होगा। फिलहाल जिबूती से अमेरिका ने कहा कि आप यमन के हूतीज को रोकने के लिए अपने मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दें। नक्शा पहले आप लोग देख लीजिए, जिबूती और यमन के बीच में दूरी कितनी है, थोड़ी सी दूरी है। तो जिबूती से अमेरिका ने कहा कि आप अपने मिसाइल लॉन्चर यहां पर तैनात कर दें, लेकिन जिबूती ने अमेरिका की इस अपील को खारिज कर दिया। जिबूती की तरफ से कहा गया कि यमन के हमलों को रोकने का एकमात्र रास्ता यह है कि गाजा के हमलों को रोका जाए। जब तक गाजा के हमले नहीं रुकेंगे तब तक यमन के हमले को भी कोई नहीं रोक सकता, लिहाजा हम अपने मिसाइल लॉन्चर यहां पर तैनात नहीं करेंगे। दोस्तों यमन के हमलों को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी बयान आया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यमन के हमलों को रोकने की अपील की, साथ ही साथ कई देशों से कहा कि आप यमन के हमलों को रोकने के लिए आगे आएं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यह बात कह रहा है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस बात पर वहीं पर अल्जीरिया ने एक तगड़ा जवाब दिया। अल्जीरिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि आप जिस तरह से हूतीज के हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसी तरह से गाजा के हमलों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हूतीज के हमलों का और गाजा के हमलों का अपना आपस में कनेक्शन है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक गाजा पर हमले होते रहेंगे
यमन के हुतीज अपना हमला इधर जारी रखेंगे। अल्जीरिया ने कहा कि अरब और इस्लामिक वर्ल्ड इसलिए ज्यादा नाराज है क्योंकि गाजा के ऊपर अंधाधुंध बमबारी की जा रही है। आपको अरब और इस्लामिक वर्ल्ड की नाराजगी दिख रही है, लेकिन गाजा की अंधाधुंध बमबारी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह बड़ी बात अल्जीरिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर कही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस अपील पर हुतीज का भी बयान आया है। हुतीज ने कहा है कि जो प्रस्ताव पास किया है यूनाइटेड नेशंस ने, यह सब एक राजनीति है। अमेरिका लाल सागर के अंदर जो कुछ कर रहा है वह पूरी तरह से कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, लेकिन हम जो यहां पर काम कर रहे हैं वो अपने बचाव में काम कर रहे हैं और यह हमारा अधिकार है। हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हमारा यह अधिकार है, हक है कि हम उन हमलों को रोकें। साथ ही साथ यमन के हुतीज ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से यह भी कहा कि 23 लाख लोग गाजा के अंदर फंसे हुए हैं। एक तरह से गाजा जेल बना हुआ है, पहले उनको तो आजाद करें, उनकी सुरक्षा तो मुहैया कराएं। जब तक गाजा के लोग आजाद नहीं होंगे हम यहां पर ऐसा ही करते रहेंगे। वहीं दोस्तों, इराक और सीरिया ने भी कल अमेरिका के बेस पर कई बड़े अटैक किए हैं। अटैक करने के बाद साफ तौर पर यह कह दिया कि जब तक अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता रहेगा गाजा के अंदर, हम यहां पर अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाते रहेंगे। दोस्तों, अमेरिका इजराइल और यहूदियों को कितना ज्यादा सपोर्ट करता है इसका एक नमूना आपको और दिखाना चाहता हूं। 2 दिन पहले आपको खबर दी थी, न्यूयॉर्क के अंदर इनकी जो इलीगल सुरंगें पकड़ी गई थी, उन सुरंगों की बिना जांच किए ही ट्रकों में सीमेंट और रेता बजरी ले जाकर उन सुरंगों को पूरी तरह से बंद कर दिया। जहां से इनका निकलने का रास्ता मैंने आपको दिखाया था, उसी के जरिए ट्रकों में सीमेंट रेता बजरी भर के ले गए और उन सुरंगों को पूरी तरह से बंद कर दिया, बिना ही किसी जांच पड़ताल किए। जितने भी सबूत सुरंगों के अंदर थे वो सारे के सारे सबूत अंदर ही दबकर रह गए। दोस्तों, कल आपको खबर दी थी कि अमेरिका का विदेश मंत्री रामल्ला में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलने गया था। ये देखिए, मीटिंग की एक फोटो सामने आई है। मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ा अपमान हुआ है, चिकम चिल्ली हुई है। अमेरिका का विदेश मंत्री जहां पर बैठा है उसके पीछे अमेरिका का बड़ा झंडा नहीं रखा है। जब भी ऐसे दो नेताओं की मुलाकात होती है तो उनके देश के झंडे उनके पीछे रखे होते हैं, लेकिन ब्लिंकन के पीछे झंडा नहीं रखा गया, सिर्फ एक छोटा सा झंडा टेबल पर रखा था अमेरिका का। दोस्तों, एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान ने एक नया ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम है शहीद 107 ड्रोन, और ये ड्रोन स्पेशली रूस के लिए बनाया गया है। ईरान का ये नया ड्रोन 1500 किलोमीटर तक की रेंज में मार कर सकता है और इसको चलती हुई गाड़ी से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये स्पेशली रूस के लिए बनाया है ईरान ने, और रूस को ये बहुत सारे ड्रोन भेजे जाएंगे। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध भी अभी खत्म नहीं हुआ है। खबर आप लोगों को पहले दे चुका हूं कि उत्तर कोरिया और रूस की एक डील हुई है। बहुत सारी मिसाइलें उत्तर कोरिया रूस को दे रहा है और अब ईरान भी इस तरह से ड्रोन रूस के लिए तैयार कर रहा है। इस पर ब्रिटेन का बयान आया है। ब्रिटेन ने कहा है कि भाई, हम अपील करते हैं ईरान और उत्तर कोरिया से कि वो रूस को हथियार देना बंद करे। आप जो हथियार रूस को दे रहे हैं, रूस उसका इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए कर रहा है। कभी ये अपील अमेरिका से भी कर दो भाई, यूरोपीय देशों, कभी अपील अमेरिका से भी कर दो कि इजराइल को हथियार मत दो। उधर कोई अपील नहीं करेगा, इधर सब अपील कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।